नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। आप सभी लोग थार्नडाइक के नियम को देखा होगा और मैंने बताया था कि अगर आपको जो है आगे शिक्षक बनना है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, केवल और केवल बीएड और डीएलएड के बारे में जानकारी ही डेली लेने से कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा उद्देश्य कुछ अलग है और हम कुछ अलग करने का प्रयास भी कर रहे हैं। हमने थार्नडाइक के नियम को आपको बताया, उसमें मैंने जो है मनोविज्ञान के डर को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया था। मुझे पूरा विश्वास है कि थार्नडाइक के नियम को आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा। मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे होती है और उसे पढ़ा कैसे जाता है, ढेर सारे वीडियो थार्नडाइक के सिद्धांत पर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आप लोग शुरुआत में हमसे सीखते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। आप लगातार हमसे बीएड डीएलएड के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उम्मीद है कि हमारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। उसी थार्नडाइक के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए मनोविज्ञान पूर्णतः सिद्धांतों पर आधारित है। आज हम जो है मनोविज्ञान का एक टॉपिक होता है स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे और आपको स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से एक एक क्वेश्चन आपको जो है, जो भी क्वेश्चन आपके टेट सीटेट एग्जाम में आते हैं या सुपर टेट के एग्जाम में आते हैं, आप कर पाएंगे। पूरी उम्मीद है और पूरे जोश के साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, उसमें आपने देखा था एक चीज़ को, थार्नडाइक के सिद्धांत में अनुबंधन किसे कहा जाता है। तो आपने देखा था कि अनुबंधन कहते हैं बेसिकली सीखना। जिस तरीके से अधिगम जो है सीखना होता है, उसी तरीके से अनुबंधन होता है सीखना। बेसिकली अगर आम भाषा में कहें कैसे, वहाँ पे आपने देखा जो अनुक्रियाकर्ता बिल्ली थी, वहाँ पे थार्नडाइक के पिंजड़े में बिल्ली बंद थी। बिल्ली जो है उद्दीपक मरी मछली को खाने के लिए जब लीवर पे पैर रखती है तो अचानक जो है मरी मछली को जाकर के बाहर खा लेती है। इस प्रक्रिया के दौरान उसे कुछ सीखने को मिला, वही अनुबंधन कहलाया। आप समझ गए होंगे कि अनुबंधन किसे कहते हैं। तो यहाँ भी अनुबंधन लिखा है, अर्थात यहाँ भी जो है क्या है, सीखने का ही मैटर है। ठीक है, सबसे पहली बात जो स्किनर शब्द यहाँ पे लिखा गया है, ये जो है हार्वर्ड, क्या है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के एक प्रोफेसर थे। क्या थे? प्रोफेसर थे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि जैसे वहाँ पे पूछा गया थार्नडाइक क्या थे, तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, पशु चिकित्सक थे। ऐसे यहाँ भी पूछा जा सकता है कि स्किनर कहाँ से संबंधित थे, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका से संबंधित थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा कि इनकी एक बुक थी, वहाँ पे उस बुक का नाम था टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। क्या नाम था? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। ठीक है, जब आप लोग बीएड या बीटीसी करते हैं उस दरमियान आपका जो है माइक्रो टीचिंग लगाया जाता है। अर्थात जैसे आप बीटीसी कर रहे हैं तो आपके 5 महीने कोर्स चलाया जाएगा, 1 महीने आपका टीचिंग लगता है, उसे माइक्रो टीचिंग बोला जाता है। जो माइक्रो टीचिंग शब्द है बीएफ, इनका पूरा नाम था बीएफ स्किनर। क्या नाम था? बीएफ स्किनर महोदय ने अपनी जो बुक लिखा था उस बुक का नाम था टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। इसी में इन्होंने जो है शब्द का प्रयोग किया था माइक्रो टीचिंग। ठीक है, माइक्रो टीचिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बीएफ स्किनर महोदय ने किया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया था। तो इन्होंने प्रयोग जो है अपना प्रयोग जो है चूहा पर किया था। और चूहा के साथ साथ आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, चूहा के साथ साथ अपना प्रयोग इन्होंने किस पर किया था? इन्होंने चूहा के साथ साथ अपना प्रयोग जो है कबूतर पर किया था। इन्होंने 2 प्राणियों पर अपना प्रयोग किया था, एक चूहा था, एक कबूतर था। ठीक है, यहाँ तक आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, आइए चलिए अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने प्रयोग क्या किया था। बिल्कुल थार्नडाइक के प्रयोग से ही इनका प्रयोग मिलता जुलता है और उस कहानी को समझने का प्रयास करिएगा। पूरा मनोविज्ञान जो है बिल्कुल सिद्धांतों पर आधारित है और उस सिद्धांत को अगर आप समझ ले जाते हैं तो मनोविज्ञान बहुत आसान सब्जेक्ट आपको लगने लगेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, यहाँ भी इन्होंने एक पिंजड़ा लिया है। इस पिंजड़े को वहाँ पे जो है उस पिंजड़े को थार्नडाइक पिंजड़ा कहा गया, यहाँ पर इस पिंजड़े को जो है स्किनर पिंजड़ा कहा गया, नाम रखा गया इसका। बाद में जब इस सिद्धांत पूरा हो गया इसका नाम रखा गया स्किनर पिंजड़ा। इसमें भी एक दरवाज़ा होता था, क्या होता था? दरवाज़ा। और इसमें भी एक लीवर लगा होता था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने चूहा बैठा दिया। ये मान लीजिए एक चूहा है, क्या है?
चूहा। क्या है? चूहा। यहाँ पर इन्होंने एक चूहा बैठा दिया और यहाँ पर जो है चूहे का भोजन रख दिया, चूहे का भोजन। और चूहा कैसा है? चूहा जो है भूखा है। पूरा थार्नडाइक वाला मैटर है, केवल इनका क्या, इसमें जो अंतर है अभी हम बात आपको बताते हैं। चूहा भूखा था, एक पिंजड़े में चूहा बैठा है, गेट लगा हुआ है, एक लीवर लगा हुआ है और यहाँ पर चूहे का भोजन रख दिया गया है। चूहा काफ़ी देर तक उसमें अपना आपाधापी करता रहा कि किस तरीके से भोजन की प्राप्ति की जाए। तो चूहा का अचानक जो है पैर या हाथ जो है इस लीवर पर पहुंचता है और चूहा जो है बाद में निकल करके भोजन को ग्रहण कर लेता है। इसी तरीके से पहला प्रयोग इन्होंने जो है चूहे पर किया था, बाद में इस अपना प्रयोग इन्होंने किस पर किया? कबूतर पर। ऐसे ही प्रयोग किया था, बिल्कुल सेम प्रयोग। ठीक है। तो जो थार्नडाइक महोदय थे, ध्यान से सुनिएगा, जो थार्नडाइक महोदय थे उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा जो जोर दिया था वो बिल्ली पर जोर नहीं दिया था। उन्होंने बिल्ली पर जोर नहीं दिया था, अर्थात उनका जो पूरा का पूरा नियम था वो बिल्ली पर ना होकर के इस उद्दीपक पर था। इसे हम जो भोजन है इसे हम उद्दीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपक। और ये जो चूहा है इसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रियाकर्ता। ठीक है, अनुक्रियाकर्ता। उद्दीपक को क्या कहा जाता है? उद्दीपक को कहा जाता है स्टिमुलस। क्या कहा जाता है? स्टिमुलस अंग्रेजी में। और अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? रिस्पॉन्स। जो थार्नडाइक महोदय थे उन्होंने जो है उद्दीपक, लक्ष्य पर, उद्दीपक का जो शाब्दिक अर्थ होगा लक्ष्य, उद्दीपक पर ज़्यादा जोर दिया था। इन्होंने अनुक्रियाकर्ता पर जोर दिया। किस पर? अनुक्रियाकर्ता अर्थात रिस्पॉन्स पर। इसी वजह से इनके जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम आर्यस थ्योरी कहते हैं। आर्यस थ्योरी। सबसे पहले इन्होंने रिस्पॉन्स पर ज़्यादा जोर दिया था, इस वजह से इसे आर्यस थ्योरी कहते हैं। मैंने थार्नडाइक महोदय के सिद्धांत में हमने आर्यस थ्योरी लिख दिया था, उस चीज़ को आप बदल लीजिएगा, उसे हम यसार थ्योरी कहते हैं। एक मित्र ने हमसे कहा भी कि आप गलत बताए हैं, तो मैंने कहा कि हो सकता है कि मैं गलत बताया हूँ, लेकिन शायद मैं सही हूँ। लेकिन जब इसका मैंने डिटेल में देखा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया था और रिस्पॉन्स पर दिया था, अर्थात बिल्ली पर दिया था। इस वजह से रिस्पॉन्स पहले आएगा, आर्यस थ्योरी, इस वजह से कहा जाएगा। उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर स्टिमुलस अर्थात लक्ष्य पर दिया था थार्नडाइक महोदय ने, इसलिए थार्नडाइक महोदय का जो सिद्धांत उसे यसार थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, इस विभेद को आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, अब बिल्ली जो है अचानक अपने भोजन को प्राप्त कर लेती है। जब बिल्ली भोजन को प्राप्त कर लेती है, इसी के बीच बिल्ली बार बार, अब बिल्ली कह रहे हैं चूहा, थार्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, स्किनर ने चूहे पर किया था। अब चूहे को बार बार रख करके प्रयोग किया गया। जब चूहे से हार गए, चूहे को देख लिए कि तो सीख जा रहा है, कबूतर को रख करके प्रयोग करने लगे। ठीक है, अब इसके बीच में जो इसे सीख मिल रहा है, उसी सीख को हमने अनुबंधन का नाम दे दिया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, उसी सीख को इन्होंने क्या कह दिया? अनुबंधन का नाम दे दिया। ठीक है, अब अनुबंधन, अब इसमें एक शब्द आता है पुनर्बलन। अब उस चीज को समझने से, इस नियम को आपने समझ लिया होगा। अब इस नियम को समझने के बाद अनुबंधन तक आपने समझ लिया। एक चूहा है, चूहा अनुक्रिया करता है, बिल्कुल उसी थार्नडाइक महोदय के सिद्धांत पर पूरी आधारित है। केवल इन्होंने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? तो अनुक्रियाकर्ता पर दिया अपने सिद्धांत पर, चूहे पर ज्यादा जोर दिया। थार्नडाइक महोदय ने अपने सिद्धांत पर उद्दीपक अर्थात मरी हुई मछली जो भोजन है उसका, उस पर ज्यादा जोर दिया था। अनुक्रियाकर्ता पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया, इस वजह से इनकी थ्योरी को आर्यस थ्योरी कहा जाता है। थार्नडाइक महोदय ने सबसे ज्यादा जोर उद्दीपक लक्ष्य पर, स्टिमुलस पर दिया था, इस वजह से इनके थार्नडाइक महोदय के सिद्धांत को यसार थ्योरी बोला जाता है। अब आइए चलिए, एक शब्द आता है पुनर्बलन। अब उस पुनर्बलन को ध्यान रखते हैं कि क्योंकि बीएफ स्किनर महोदय का जो सिद्धांत है वो पूरा का पूरा पुनर्बलन पर आधारित है। तो पुनर्बलन मनोविज्ञान की भाषा में कैसा शब्द है और इसे किस तरीके से समझना चाहिए, आगे हम बात करते हैं। इनके सिद्धांतों में जो शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, जो इनका सिद्धांत सबसे ज्यादा मनोविज्ञान की नज़र में आया, वैज्ञानिकों के बाद में नज़र में आया, उस शब्द के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमने थार्नडाइक पढ़ा था, थार्नडाइक में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया गया उद्दीपक पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, उद्दीपक पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, लक्ष्य पर। यहाँ पर एक शब्द सबसे ज़्यादा आता है पुनर्बलन। इस पुनर्बलन को समझने का हम प्रयास करते हैं। इस बात को समझने का, थोड़ा सा समझेंगे तो मनोविज्ञान आपको आसान लगेगा। देखिए, अगर हम आम भाषा में पुनर्बलन शब्द का प्रयोग बताएं तो आम भाषा में इसका सीधा सीधा आशय हो गया मोटिवेशन। मोटिवेशन आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आप एक माता पिता हैं, आपका बच्चा जो है
कक्षा 10वीं की परीक्षा दे रहा है और कक्षा 10वीं की परीक्षा में उससे आपने कहा कि बेटा अगर तू 70% लेके आएगा तो हम तुम्हें क्या देंगे, एक साइकिल खरीद करके देंगे। तो बच्चे को आपने पुनर्बलन दिया, वही पुनर्बलन है। बच्चे को आपने आगे बढ़ने के लिए एक पुनर्बलन मतलब पुनः बल दिया, ज़्यादा उस पर जो है एक तरीके से गिफ्ट दिया कि वो और अच्छा काम कर पाए। अर्थात इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। लक्ष्य को देने मतलब लक्ष्य को पाने के लिए आपने उसके ऊपर क्या दिया, पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब मोटिवेशन आपने बच्चे को दिया। तो बच्चा जो क्या करेगा, बच्चा और अधिक तरीके से मेहनत करेगा। जैसे मैं आपको मोटिवेशन देता हूं कि आप अच्छी तरीके से काम करिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं इस चीज़ को आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से 50,000 की सैलरी दूर नहीं है, आसानी से आप पा जाएंगे। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन जागृत हुआ, एक पुनर्बलन जागृत हुआ कि सर कह रहे हैं तो हमें अच्छा काम करना ही है। ठीक है, यही पुनर्बलन है। तो समझिएगा, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ती है। उद्दीपक का मतलब यहां पे समझने का प्रयास करिए। उद्दीपक वही है लक्ष्य। अब लक्ष्य का मतलब क्या हुआ, उद्दीपक का मतलब यहां पे ये हुआ, पहले देखिएगा उस पिजड़े और भोजन से संबंध बनाइएगा। मैंने वहां पे बताया पिजड़े में जो काम कर रहा है अनुक्रिया करता है, और वहां पर क्या है, जो भोजन है उद्दीपक है। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब समझने का प्रयास करिएगा। उद्दीपक मतलब लक्ष्य। आप लक्ष्य क्या रख रहे हैं, 70% टारगेट। अब लक्ष्य को पूरा कराने के लिए, उसी उद्दीपक को पूरा कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को साइकिल गिफ्ट देने का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं, जो अनुक्रिया करता होता है वह बार बार और अच्छी तरीके से अपनी क्रिया करने लगेगा, वही होता है पुनर्बलन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पुनर्बलन आप समझ गए होंगे। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बच्चे को आपने गिफ्ट दिया और बच्चा और अच्छी तरीके से मेहनत करेगा और कोशिश करेगा कि अब की बार हम 70% लाएंगे, हमें बाइक मिलेगी, अगली बार 12वीं में हम 80% लाएंगे, हमें जो है बाइक मिल जाएगी, और उसके बाद नौकरी पा जाएंगे, शादी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पुनर्बलन है, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, यहां पर आप लोगों ने देखा एक चीज कि इसे स्किनर के सिद्धांत को हम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। अब इसे समझने का प्रयास करिएगा कि इसे क्यों हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्किनर के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्यों कहते हैं उसे समझने का प्रयास करिएगा। मैंने लिख दिया है, सबसे अधिक जोर इन्होंने अनुक्रियाकर्ता पर दिया, इस वजह से इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। सबसे अधिक प्रयोग, सबसे अधिक जोर इन्होंने अनुक्रियाकर्ता पर दिया, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। जिस सिद्धांत में सबसे ज्यादा जोर जो अनुक्रिया करता है, जो काम कर रहा है, उस पर दिया जाए। अगर मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो श्योरिटी के साथ लिख के ले लीजिए, आप टीचर नहीं बनेंगे। अभी आपका समय है मेहनत करने का, तो हम जोर किस पर दे रहे हैं, पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं, मेहनत पर जोर दे रहे हैं। बीएड डीएलएड पर हम कभी जोर नहीं देते हैं। तो अभी आपका उद्देश्य केवल और केवल पढ़ाई करना होना चाहिए, तो हम जोर दे रहे हैं आपके अनुक्रिया पर, आपकी पढ़ाई पर। यही है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। काम करेंगे तो नौकरी मिलेगी, मेहनत करेंगे तो 50,000 की सैलरी प्राप्त होगी, नहीं तो झुंझुना बजाएंगे। सीधी बात, शादी हो जाएगी, शादी के बाद वाली स्थिति बहुत ही विकट होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, नौकरी नहीं पाएंगे तो शादी के बाद वाली स्थिति गधे के समान हो जाती है। इस बात को महसूस बाद में करेंगे। तो यही होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। मेहनत करनी है तो सबसे ज्यादा अनुक्रियाकर्ता पर यहां पर जोर दिया जाता है, इसी वजह से इसे अनुक्रिया मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। देखिएगा, अब उसके बाद हमने यहां पर लिखा है पुनर्बलन के प्रकार। पुनर्बलन भी दो तरीके का होता है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को गिफ्ट ही देंगे, बच्चा गलत काम कर दिया, अब उस पर कैसे पुनर्बलन चलाएंगे। बच्चा पड़ोस के घर में गया और वहां पे जो है एक थरिया रखा गया था, थरिया मतलब हमारे यहां थाल कहा जाता है, ठीक है, उसे उठा के लेके चला आया, जिसमें खाना खाया जाता है, उसे लेके चला आया चोरी करके। अब आपके घर चला आया तो आप देखेंगे, कहेंगे बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हें 10 रुपया देंगे। तब तो लड़का ऐसा हो जाएगा कि दोबारा जाएगा, दोबारा 2 थरिया लेके चला आएगा, चोरी करके और चला आएगा। तो आप
पुनर्बलन देंगे लेकिन निगेटिव पुनर्बलन देंगे। तो इसी वजह से पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है जिसे हम सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं, एक निगेटिव होता है जिसे हम नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन दोनों है, पुनर्बलन दोनों है, लेकिन एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है। जब बच्चे को अच्छे काम के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं, पुनर्बलित करते हैं, तब हम क्या करते हैं, उसे हम गिफ्ट देते हैं, उसे हम उपहार देते हैं, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। अगर बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो उससे तब पुनर्बलन दिया जाएगा। तो किस तरीके से, या तो हम उसे डांटेंगे, जरूरत पड़ने पर हम उसे जो है दंडित भी करेंगे। ये होता है नकारात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन से फायदा ही होता है, ऐसा नहीं है पुनर्बलन से घाटा होगा। चाहे आप सकारात्मक पुनर्बलन देंगे तब भी बच्चे के भविष्य पर फायदा होगा, अगर आप नकारात्मक पुनर्बलन देंगे तब भी बच्चे के भविष्य का फायदा होगा। बच्चा चोरी कर रहा है तो आप उसे डांटेंगे, आप उसे दंडित करेंगे तो बच्चा बाद में चोरी नहीं करेगा। वहां पे पुनर्बलन जरूरी है, पुनर्बलन दोनों जगह पे जरूरी है। अगर आप बच्चा गलत काम कर रहा है तो पुनर्बलन दीजिए, नकारात्मक पुनर्बलन दीजिए। अगर बच्चा सही काम करने के लिए नहीं जा रहा है तो उसे प्रेरित करने के लिए आप सकारात्मक पुनर्बलन दीजिए, अर्थात आप उसे गिफ्ट दीजिए, उसे आप बाइक दीजिए, साइकिल दीजिए, ऐसा कुछ करिए। तो समझ सकते हैं कि पुनर्बलन कितनी आवश्यकता होती है हमारे समाज में। आप बाद में आप भी पिता बनेंगे तो आपके सामने भी पुनर्बलन की स्थिति आएगी। तो मनोविज्ञान का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप अपने बच्चों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं और आपका बच्चा जो है शेष बच्चों से थोड़ा सा अलग जरूर महसूस करेगा। लेकिन इसका प्रयोग आप अपनी पत्नी के सामने तो नहीं कर सकते हैं, होता है ऐसा। आगे बात करते हैं पुनर्बलन की अनुसूची। पुनर्बलन की अनुसूचियां होती हैं, ये भी क्वेश्चन आता है पुनर्बलन की कितनी अनुसूची है। तो दो अनुसूची है, ध्यान रखिएगा। एक होता है सतत पुनर्बलन, एक होता है आंशिक पुनर्बलन। अब सतत का मतलब क्या होता है, लगातार। आप बताइए, आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं ना, मान लीजिए आप जो है मतलब कि 25 प्रश्न आपको मैं 25 प्रश्न करवा रहा हूं। अब एक 4 बच्चे बैठे हुए हमारे सामने, अब चारों में से 2 बच्चा जो है लगातार प्रश्न का उत्तर सही दे रहा है। एक प्रश्न सही उत्तर दिया, मैंने कहा वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया, मौज कर दिया तुमने। उसके बाद दूसरा प्रश्न सही किया, मैं फिर कहा पीठ ठोक करके बहुत बढ़िया बेटा, ऐसा काम तो कोई कर ही नहीं पाया हमारे समाज में। तीसरा प्रश्न किया, फिर उसे कह दिया बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हम लगातार जब उसको सतत पुनर्बलन देते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा तो कहेगा अरे हमारे गुरुजी हरदम हमारे बखान कर रहे थे ना, हमें पढ़े कौन जरूरत है। अब उसे लगेगा गुरुजी तो हमारे अंडर में हैं, हमें पढ़ने का आवश्यकता है। तो सतत पुनर्बलन है, ठीक है। जब हम बच्चे को जो है सतत प्रशंसा करने लगेंगे तो बच्चे के लिए हानिकारक हो जाता है। अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे तो हानिकारक और लाभदायक कौन होता है, ठीक है। तो जहां पर सतत लगातार प्रक्रिया में हम पुनर्बलन बच्चे को देते रहते हैं वो होता है सतत पुनर्बलन, ठीक है। आगे बात करते हैं आंशिक पुनर्बलन। आंशिक का मतलब यह है कि रुक रुक करके। अब 5-6 क्वेश्चन का बच्चा सही जवाब दे दिया, अब उससे हम कहें बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे समाज पे जा रहे हो, बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हो, इससे मेहनत करोगे तो दिन दूर नहीं जब आप अपने माता पिता के सपने को साकार कर दोगे। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बाद फिर हमने कहा कि लगातार बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक दिन आप अपने समाज का नाम रोशन कर दोगे। तो बच्चा जो है बच्चा मेहनत के लिए और उत्सुक होगा। तो जरूरी यहां पर क्या है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्या सतत पुनर्बलन जरूरी है या आंशिक पुनर्बलन जरूरी है। तो जरूरी क्या है भैया, आंशिक पुनर्बलन बहुत जरूरी है। बच्चे की आप लगातार प्रशंसा करेंगे तो बच्चा जो है आपके सर पे चढ़ जाएगा, चाहे वो आपका इकलौता बच्चा हो चाहे जैसा बच्चा हो। अगर आप उसका सतत पुनर्बलन करते हैं तो आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ धोखा कर रहे हैं। और अगर आप आंशिक पुनर्बलन कर रहे हैं, कोई अच्छा काम करता है तो सभी अच्छे कामों पर उसकी प्रशंसा मत करिए। 4-6 अच्छा काम करे तो एक बार कह दीजिए बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, देखो आगे क्या होता है, क्योंकि भविष्य गर्त में है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता पिता अपने बच्चे के भविष्य को नहीं समझ सकता है कि हमारा बेटा कहां जाएगा। भविष्य के गर्त में होता है। इसी वजह से जरूरी होता है कि आपका बच्चा कोई गलती करता है, कोई बड़ा काम कर देता है, तब भी आपको उसे बहुत बड़ा प्रशंसा नहीं करनी है। उसे भविष्य के लिए और भी मतलब कि एक तरीके से उसे पुनर्बलन जरूर करना है, लेकिन इतनी पुनर्बलन मत कर दीजिए अपने दिशा से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आंशिक पुनर्बलन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें, बीएफ स्किनर का यही सिद्धांत है। बीएफ स्किनर ने सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया था, पुनर्बलन पर। और अनुक्रिया और उद्दीपक की अगर बात करें तो जोर किस पर दिया था, अनुक्रिया पर। इसी वजह से इनके सिद्धांत को आर्यस सिद्धांत कहते हैं और थार्नडाइक के सिद्धांत को यसार सिद्धांत कहते हैं, यसार थ्योरी कहते हैं, ठीक है। कुछ अन्य नाम है इनके सिद्धांतों के जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है, इसे याद कर लीजिएगा। इन्हें
इनके सिद्धांत को आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने रिस्पॉन्स पर ज़्यादा मेहनत किया था। आर टाइप थ्योरी इस वजह से कहते हैं। इनके सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन, अब इसे बाद में हम जब मतलब कि जब आप बीएड डीएलएड करेंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि नैमित्तिक अनुबंधन क्या होता है। हम ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इस वजह से डिस्क्राइब नहीं करेंगे। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, यहाँ पर नैमित्तिक अनुबंधन है, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा सिद्धांत, मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा सिद्धांत, ठीक है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। पूरे सिद्धांत में आपने देखा कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सबसे ज़्यादा अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा, तभी यह सिद्धांत उसी पर लागू होता है। इनके सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन का मतलब यह है कि बच्चा जब तक क्रिया नहीं करेगा, जब तक सतत रूप से जुड़ा नहीं रहेगा, तब तक बच्चा जो है आगे नहीं जाएगा। 4 दिन आप अपने बच्चे को लेकर के शाम को बैठ गए पढ़ाने के लिए, 5वें दिन आप कहीं घूमने चले गए, उसके बाद ध्यान नहीं रहेगा, तो आपका छोटा सा बच्चा 6वें 7वें दिन से बाऊ टहरथन थमऊ टहरब, ऐसा होता है। इस सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बताता है, हमें मनोविज्ञान बताता है। इसी वजह से इनके सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इनके सिद्धांत को अभिक्रमित सिद्धांत कहते हैं, यहाँ पर क्रमित मैंने लिख दिया है। इनके सिद्धांत को अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कहते हैं। इनका सिद्धांत जो है नियमित रूप से आपको निर्देश देता रहता है, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए कुछ चीजें यहां पर मैं आपको बता देता हूं। इनके सिद्धांत को आर टाइप थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कहते हैं। तो यहां पर कुछ चीजें मैंने छोड़ा था, उसे समझने का प्रयास करिएगा। मैंने इनके सिद्धांत को कभी कभी अंग्रेजी में पूछ लिया जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को, उसे हम कहते हैं ऑपरेंट। क्या कहते हैं? ऑपरेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग, देख लीजिएगा ऑपरेंट कैसे लिखा जाएगा, अंग्रेजी हमें बहुत ज़्यादा नहीं आती है। आप ऑपरेंट कंडीशनिंग, TIONING, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। ऑपरेंट कभी कभी टीईटी के क्वेश्चन में भी आया था, टीईटी के पेपर में 2015 में आया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसे कहते हैं, किसके सिद्धांत को कहते हैं? अब बच्चा समझ ही नहीं पाया, वो तो पढ़ के गया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसे कहते हैं, तो BF स्किनर के सिद्धांत को कहते हैं, ठीक है। पुनर्बलन की अंग्रेजी आप ध्यान रखिए, कभी कभी पूछा जाता है, REIN, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट, अब इसे रेनफोर्समेंट कहते हैं, फोर्स का मतलब बल होता है, ठीक है। रेनफोर्समेंट REIN है, ठीक है। जो स्किनर साहब थे, इन्होंने अपना प्रयोग कब किया था, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो 1940 में इन्होंने अपना प्रयोग किया था, ठीक है। 1940 में इन्होंने अपना प्रयोग किया था। सबसे पहले इन्होंने अपना प्रयोग जो है चूहे पर किया था, बाद में अपना प्रयोग इन्होंने कबूतर पर भी किया। वही चीजें निकल करके सामने आई थी। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, BF स्किनर कहाँ के रहने वाले थे और क्या थे? तो ये जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने अपना प्रयोग जो है चूहे पर किया था और बाद में इन्होंने कबूतर पर किया था। इन्होंने अपना प्रयोग कब किया था? तो 1940 में किया था। इनकी बुक का नाम क्या था? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग था। माइक्रो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने की? माइक्रो टीचिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो BF स्किनर महोदय ने किया था। BF स्किनर महोदय के सिद्धांत को ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। इनके अन्य नाम भी है, आर टाइप थ्योरी है, नैमित्तिक है, कार्यात्मक है, सक्रिय अनुबंधन है, अभिक्रमित अनुदेशन है। इनके सिद्धांत का नाम भी कभी कभी पूछा जाता है। बताइए अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहा जाता है? BF स्किनर के सिद्धांत को कहा जाता है। उसके बाद इसमें पूछा जा सकता है कि पुनर्बलन क्या होता है। तो बच्चे को जो मोटिवेट करने के लिए हम उद्दीपक, अच्छे उद्दीपक को प्राप्त कराने के लिए जो बच्चे को हम मोटिवेट करते हैं वही होता है पुनर्बलन। पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। पुनर्बलन दोनों जगह जरूरी होता है। अगर आपका बच्चा सही काम कर रहा है तो उसे पुरस्कार देंगे, अगर आपका बच्चा गलत काम कर रहा है तो वहां भी पुनर्बलन दिया जाएगा, लेकिन वो नकारात्मक पुनर्बलन होगा, ठीक है। पुनर्बलन की 2 अनुसूचियां होती है, एक सतत होता है, एक आंशिक होता है। सतत क्या होता है? जब हम बच्चे की लगातार प्रशंसा करते रहते हो, सतत पुनर्बलन हो गया। जब हम बच्चे की रुक रुक कर प्रशंसा करते रहते हैं तो आंशिक पुनर्बलन हो गया। यही होता है पुनर्बलन, ठीक है। और सबसे अधिक इन्होंने अनुक्रियाकर्ता पर जोर दिया था, इसी वजह से इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। पूरी स्किनर महोदय की थ्योरी जो है इतनी ही बातों पर डिपेंड करती है जितना मैंने पढ़ाया,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारी चीज़ें आपने यहां से समझ लिया होगा। मैं इतना तो दावा कर सकता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे यूपी टीईटी, सीटेट या अन्य टेट, सुपर टेट के एग्जाम में, अगर स्किनर महोदय से क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। आप नोट्स जरूर करिएगा इस चीज़ को, और अगर आपको वीडियो देखने में एक बार बोरिंग महसूस होती है तो दोबारा देखिएगा वीडियो को। मनोविज्ञान जो होता है ना, पढ़ने में वास्तव में आनंद आता है। मैंने अनुभव किया है और आप भी पढ़ते रहेंगे तो अनुभव जरूर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जो भी आपकी क्वेरी हो आप जो है हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि कल जो है वीडियो नहीं जा पाई थी, हमारी कुछ सामाजिक व्यस्तता थी। आज वीडियो जरूर गई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। मनोविज्ञान और भी सारी चीज़ें, टीईटी की जितने भी चीज़ें होती हैं समय समय पर आपके सामने जाती रहेंगी। उसे किस तरीके से बना करके आपके सामने परोसना है वो जिम्मेदारी हमारी है। मैं चाहता हूं कि मनोविज्ञान का कुछ सिद्धांत आपको बताया जाए, जिससे आपके अंदर से मनोविज्ञान का डर समाप्त हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।